धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कहते तो जरूर हैं कि हम चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी हैं। कहते तो जरूर हैं कि हम बहुत ही संगठित, बहुत ही सुसज्जित और बहुत ही सांस्कृतिक पार्टी हैं। आप समझ गए होंगे मैं भाजपा की बात कर रहा हूं। लेकिन जब से 2024 के चुनावी नतीजे सामने आए हैं और नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी के सहारे चलने को मजबूर हुए हैं, तब से सबसे ज्यादा सिर्फ डबल उत्तर प्रदेश में, जी हां, उसी उत्तर प्रदेश में जहां से वो बैसाखी पर चलने को विवश हुए, वहीं से सामने आ रहे हैं। नेता खुल्लम खुल्ला एक दूसरे पर जोतम पैदार कर रहे हैं और कोई छोटे मोटा गली मोहल्ले के नेता नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। और इसमें एंट्री हो जा रही है अमित शाह की, जिसके बाद सवाल लोग उठा रहे हैं कि भैया उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को बाईपास किया जा रहा है, मुख्यमंत्री को बाईपास किया जा रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को बाईपास किया जा रहा है, सीधे समस्याएं रखी जा रही अमित शाह के सामने। क्या अमित शाह अब पार्टी के अघोषित राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चुके हैं या पहले से ही वो ये सब काम करते आ रहे हैं और उन्हीं के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है? और इसके पीछे असल में कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की कुर्सी हिलाने की। लोग सवाल ये भी कह रहे हैं कि जो मुलाकात हुई है मोहन भागवत की आदित्यनाथ योगी से, उसमें क्या हुआ है? क्या उनको मनाने की कोशिश की गई है या उनको कहा गया है कि लगे रहो बाबा जी, हम तुम्हारे साथ हैं और इस भाजपा को गुजरात बात से मुक्त करा डालो? और पर्दे के पीछे और भी कई सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो फोकस है इस वक्त वो है पश्चिम उत्तर प्रदेश। वही पश्चिम उत्तर प्रदेश जहां पर 2013 के दंगे हुए थे, जिसके बाद से आज तक उत्तर प्रदेश में भाजपा अपनी शानदार फसल काटती आ रही थी, लेकिन इस बार बैंड बज गई है। कैसे इन तमाम चीजों को देखा और समझा जा सकता है, हर पहलू से आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं रवि अरोड़ा जी, जो उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की राजनीति पर अपनी पैनी नजर रखते हैं। कई अखबारों में संपादक रह चुके हैं, कई चैनल्स पर आपने उनको देखा होगा, बहुत सारे पोर्टल्स पर, अखबारों में उनके आर्टिकल छपते रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। आपका भी आभार। पहला सवाल मैं सीधा जो आपसे करना चाहता हूं कि 2014 से मुजफ्फरनगर में लगातार सांसद के तौर पर जीत रहे संजीव बालियान, जो खुद को डॉक्टर बताते हैं, वो इस बार हार क्या गए हैं? बड़े अजीब फड़फड़ा रहे हैं। क्या वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब मैं भले ही हार गया हूं, मुझे राज्यसभा से लाके मंत्री बना दो? देखिए, राजनीति में ऐसा होता ही है, जब कोई हारता है तो उसका ठीकरा दूसरों के सिर फोड़ता है, और जब वो जीतता है तो उसका सारा श्रेय वो अपने आप को देता है। संजीव बालियान जिस तरह से अपने ही क्षेत्र में हारे हैं और उन्होंने एक तरह से राजनीति में भाजपा के लिए अपनी उपयोगिता खो दी है। अब उनके सारे प्रयास, उनकी सारी फड़फड़ाहट अपने आप को फिर राजनीति के केंद्र में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में लाने की है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने तमाम सारे अपने तरीकों से, हथकंडों से हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की थी और करते रहते हैं। मुजफ्फरनगर का दंगा उसका एक उदाहरण है। तो वो अपनी उपयोगिता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी उपयोगिता साबित करने के लिए वो तमाम तरह के लोगों पर आक्षेप लगा रहे हैं और केंद्र को ये संदेश देना चाह रहे हैं, अपने आका अमित शाह को संदेश देना चाह रहे हैं कि अभी वो, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी उपयोगिता खो दी है, तो वो अभी भी पार्टी के लिए, भाजपा के लिए काम के हो सकते हैं। तो ये उस तरह की फड़फड़ाहट है, और इसके पीछे कुछ और चीजें भी हो सकती हैं कि इनकी फड़फड़ाहट के पीछे कुछ, पीछे से भी कुछ मोहरे चले जा रहे हैं, चाहे वो संगीत सोम हो या संजीव बालियान हो, ये लोग किसी के मोहरे भी हैं, ये भी साफ दिखाई देता है। तो ये मोहरे जो चल रहे हैं, ये चाल ऊपर बैठा हुआ कोई और चल रहा है, ये भी है कुछ तथ्य। तो क्या संगीत सोम को टारगेट नहीं किया जा रहा है? उन पर एक सिर्फ हवाई ठिकरा फोड़ने की कोशिश की जा रही है कि उन्होंने हरा दिया, जबकि वो तो खुद एक हारे हुए विधायक हैं। और संगीत सोम के जरिए असल में निशाने पर लिया जा रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को, क्योंकि संगीत सोम और आदित्यनाथ योगी की जाति एक ही है। नहीं, ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि संगीत सोम तो मोहरे ही हैं। संगीत सोम को नहीं, टारगेट योगी जी को किया जा रहा है, और इसी बहाने ये कहा जा रहा है कि योगी जी अपनी बिरादरी ठाकुरों को उत्तर प्रदेश में साध नहीं सके और वो भारतीय जनता पार्टी से छिटक गए, और इसी वजह से भाजपा की ये स्थिति हुई कि 62 से एकदम 33 पर वो आ गिरे। और इस तरह से, लेकिन डायरेक्ट एकदम योगी जी पर हमला नहीं किया जा सकता, तो जो योगी जी के खासम खास हैं उन पर हमला किया जा रहा है, और ये हमले की गति धीरे धीरे और बढ़ाई भी जा सकती है।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमले की गति धीरे धीरे और बढ़ाई भी जा सकती है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है मेरठ की एक विधानसभा सीट है हस्तिनापुर, वहां से एक विधायक है दिनेश खटीक, वो सीधे पत्र लिख देता है अमित शाह को, कहता है मैं मंत्री पद में नहीं रहना चाहता, विधानसभा से भी इस्तीफा दे रहा हूं। सवाल उठा था कि क्या राज्यपाल है अमित शाह, क्योंकि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को लिखा जाता अगर कोई दिक्कत थी, उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लिखा जाता, लेकिन वो नहीं लिखा गया। और अब ऐसा ही पत्र संजीव बालियान ने भी लिख दिया कि साहब मेरी जांच करा लो, संजीव बालियान ने संगीत सोम ने मेरे ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं। तो ये अमित शाह के पास ही तमाम पत्र क्यों जाते हैं सर, ये एक सवाल नहीं है क्या? देखिए, एक तो ये हम सब लोगों को गलतफहमी है कि भारतीय जनता पार्टी में भी लोकतंत्र है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तमाम अन्य दलें जिस तरह से भारत में प्राइवेट लिमिटेड की तरह से काम करते हैं, ये भी एक तरह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह से काम करती है भारतीय जनता पार्टी। और यहाँ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो एक मोहरे के अतिरिक्त कुछ नहीं होते। हाँ, हालांकि मजबूत यहाँ पर अध्यक्ष जरूर निकल कर आए हैं। आडवाणी जी के कार्यकाल में या राजनाथ के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष की कोई हैसियत थी, लेकिन नड्डा जी की कोई हैसियत पार्टी में नहीं है। आपने देखा होगा कि एक जो अमित शाह जो सिर्फ मंत्री ही तो हैं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का हाथ पकड़ के किस तरह से पीछे खींच लेते हैं, ऐसे कई वीडियो आपने देखे होंगे। तो नड्डा जी की कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद भी पार्टी में कोई विशेष हैसियत नहीं थी। और ये अमित शाह ही चीजों को देख रहे थे, और उत्तर प्रदेश में तो खास तौर पर अमित शाह ही फैसले ले रहे थे। टिकटों के मामले में भी तमाम फैसले उन्होंने लिए, अधिकारियों के इधर से उधर कराने में भी उन्होंने फैसले लिए। तो सबको पता है कि जब जिस स्तर से फैसले होने हैं, जिस स्तर से कार्रवाई होनी है, जिस तरह स्तर से हस्तक्षेप हो सकता है, तो सीधा वहीं कहा जाए। मोदी जी इन सब मुद्दों को देखते नहीं है, वो बड़े मुद्दों में अपने आप को रमाए हुए हैं या रमाने हुए का अभिनय कर रहे हैं, और अमित शाह ने ये देखना है। तो अब वो अमित शाह के अलावा और किसके पास जाएगा? और अमित शाह ही उनके वली वारिस थे, उन्हीं के छाया में, उन्हीं के आशीर्वाद से उनको टिकट मिला था, जबकि आपको स्पष्ट था कि मुजफ्फरनगर ये हार जाएंगे। बावजूद उसके अमित शाह की कृपा से उनको टिकट मिला। लेकिन हुआ वही जो लोगों का अंदाजा पहले से था कि अपने क्षेत्र में ये अपनी उपयोगिता खो चुके हैं, और वो साबित भी हुआ, जनता ने उनको बुरी तरह से हरा दिया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो लग रहा था वो हुआ भी। हालांकि कहा यह जा रहा है कि आदित्यनाथ योगी ने काफी मेहनत की, उसी वजह से 30 से ज्यादा सीटें भाजपा जीतने में कामयाब हो पाई, लेकिन अब उन्हें ही हटाने की तमाम कोशिशें चल रही हैं और तमाम तरीके के प्रपंच रचे जा रहे हैं। इसी बीच एक अहम सवाल ये भी उठ रहा है सर कि जो ये लड़ाई पश्चिम उत्तर प्रदेश से असल में शुरू की गई है, वो इसलिए शुरू की गई है क्योंकि अमित शाह ये कह रहे हैं कि यहीं से जो है वो माहौल बनाया था 2013 के बाद से, जिसके बाद से पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के अंदर भाजपा आई थी। अगर यहीं पे सब कुछ खिसक जाएगा, यहीं पे बाकी नहीं बचेगा, तो क्या होगा? देखिए, जिस तरह से पहले एक तरह की खबरें आती थी कि योगी जी और अमित शाह के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये स्पष्ट हो गया, और 2024 के चुनावों में तो बिल्कुल तय ही हो गया कि दोनों के बीच में आर पार की स्थिति है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अमित शाह का दखल भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दिया है, और उसी को देखते हुए अमित शाह यहाँ पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं। और जिस तरह से इतिहास में हमने देखा कि पानीपत में तमाम बड़े युद्ध लड़े गए, उत्तर प्रदेश में भी अमित शाह और जो योगी के बीच की टसल है, उसका केंद्र जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश होगा, और ये उन दोनों की लड़ाई का पानीपत होने जा रहा है। तो और ये पानीपत के जो शुरुआती छुटपुट जो लड़ाइयां हैं, छुटपुट वो ये दिखाई दे रही हैं, जिस तरह से संजीव बालियान और संगीत सोम की चीजें हुई या खटीक का चिट्ठी लिखना हुआ, इसको इस तरह से भी देखा जाना चाहिए कि कार्रवाई चूंकि अमित शाह ने करनी है, तो इसीलिए अमित शाह को वो कह रहे हैं, और एक ये संदेश भी दिया जा रहा है, अमित शाह भी हो सकता है संदेश दिलवाना चाह रहे हो कि यहाँ का मालिक मैं हूं, यहाँ जो तय करना है मुझे करना है, इसलिए यहाँ से संबंधित जो भी शिकायतें हैं, यहाँ से संबंधित जो भी रिपोर्ट है वो मेरे तक आनी चाहिए। एक संदेश ये भी देने की कोशिश हुई है। तो बीजेपी ने जो जाट जाति से आने वाले भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया उत्तर प्रदेश में, संजीव बालियान को जो जाट नेता है उन्हें वो पसंद नहीं आ रहे, अमित शाह उनको ज्यादा भा रहे हैं। देखिए, हो तो ऐसा भी सकता है, और लेकिन भूपेंद्र चौधरी एक बहुत मजबूत अध्यक्ष तो साबित नहीं हुए, और उनको भी अब रिप्लेस किया ही जाना है।
देखिए, यह तो तय हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की जो स्थिति हुई है और अयोध्या हार गए, प्रयागराज जैसे धार्मिक जगह वो हार गए और लखनऊ जो केंद्र है, वहां पर जिस तरह से इज्जत बचाकर वो अपने लौटे हैं और मोदी जी जिस तरह से एक तरह से उसे हारा हुआ माना जाना चाहिए। उनकी जहां कहा जा रहा था, अमित शाह सभाओं में कह रहे थे कि 10 लाख वोटों से जीतेंगे और 1.5 लाख से अपनी इज्जत बचाकर लौट रहे हैं। हम्म, तो ऐसे में ये स्थिति उत्तर प्रदेश में जो बनी है, उसके हम्म, आधार पे तो लगभग कुछ ऐसा ही नजर आता है कि अब उन्होंने किसी को बलि का बकरा बनाना है और उसके हम्म, लिए फंदा तैयार कर लिया गया है। फंदे के लिए अब गले ढूंढे जा रहे हैं। ये गले भूपेंद्र चौधरी के भी हो सकता है, ये गला योगी जी का भी उनके नाप लिया जा रहा होगा। अब वो हम्म, नाप किसका बैठेगा ये भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन भूपेंद्र चौधरी का तो मुझे लगता है उनके गले में तो ये फंदा फिट हो ही जाएगा और उन्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी, तो उनको हम्म, ये एक तरह से मानना पड़ेगा कि ये हार मोदी जी की वजह से हुई। जिस तरह से हम्म, मोदी की गारंटी का आलाप आलाप लगाया गया, 400 पार की बातें की दी गई हम्म, और 240 रह गए और उत्तर प्रदेश में तो हालत सबसे ज्यादा खराब हुई, लगभग हम्म, आधी सीटें रह गई। तो गले तो हम्म, ढूंढे जा रहे हैं, फंदा तैयार है और ठीक है। फंदे की स्थिति है, किसके गले में फिट आएगा उसकी तैयारी हो रही है। ठीक है, मान लेते हैं केंद्र की ओर से फंदे तैयार किए जा रहे हैं, जो आला कमान है केंद्र का वो अपना ढूंढ रहा है गले कहाँ पे किसके गले में पहनाया जाए। लेकिन आदित्यनाथ योगी भी तो मजबूत नेता है ना। संजीव बालियान अगर संगीत सोम के जरिए ऐसे उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं या संजीव बालियान के जरिए संगीत सोम का नाम लेकर उनको टारगेट करवाया जा रहा है, इतना तो उन्हें भी समझ में आ रहा हो, वे क्यों नहीं पार्टी में कोई एक्शन करवा देते हैं संजीव बालियान के खिलाफ। देखिए, ये अभी लड़ाई जो है वो सरफेस नहीं हुई है, अभी ये अंडर करंट है और हम्म, योगी जी का जिस तरह से आपने देखा होगा आचरण जो है वो बाकी मुद्दों पे तो तमाम बोलते हैं, लेकिन पार्टी की भीतरी राजनीति पर वो नहीं बोलते। अमित हम्म, शाह अमित शाह की पसंद वो रहे थे, जरूर रहे थे। 2017 से पहले मोदी जी ने ही उनका नाम प्रस्ताव किया था और अमित शाह ने उनको कम्युनिकेट किया था कि हम आपको मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। लेकिन हम्म, योगी जिस तरह से एक मजबूत मुख्यमंत्री साबित हुए और जिस तरह से उन्होंने कड़े फैसले लिए, खासतौर पे लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, या हम्म, जिस धर्म के खिलाफ भाजपा राजनीति करके बड़ी हुई है, उस धर्म से संबंधित लोगों पर कार्रवाई करके जिस तरह से योगी जी ने अपने कट्टर समर्थकों में एक अपनी छवि बनाई है, तो एक वो तय हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के बाद योगी जी का नंबर लग सकता है। अमित शाह को अपनी कुर्सी इसी में खतरे में दिखाई दी। उसी का परिणाम है कि इनके बीच में ये टसल शुरू हुई। अगर हम्म, योगी जी एक मुख्यमंत्री के तौर पर, एक अच्छे सफल मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते रहते, तो अमित शाह की वो पसंद बने रहते। लेकिन वो हम्म, मोदी जी के रिप्लेसमेंट के तौर पे जब उनको देखा जाने लगा, तो अमित हम्म, शाह जो हैं उनके खिलाफ बिल्कुल। हो गए और ये तमाम षड्यंत्र उसी का परिणाम। कुछ लोग कुछ आंकड़े रखते हैं, मैं भी आपके सामने रखना चाहता हूं। कहते हैं 5 बार के सांसद थे आदित्यनाथ योगी। अगर इतने ही काबिल थे तो नरेंद्र मोदी ने 2014 में उनको मिनिस्टर क्यों नहीं बना दिया। 2017 में जब उनको मुख्यमंत्री की कमान दी गई तो बीजेपी के पास 312 अपनी सीटें थी सर। लेकिन 2022 में बीजेपी 255 विधायकों की पार्टी बनकर रह गई। आदित्यनाथ योगी ने जब उत्तर प्रदेश में कमान संभाली 2017 में, बीजेपी के पास अपने दम पर 73 सांसद हुआ करते थे, लेकिन 2019 में 62 रह गए और इस बार 30 से ऊपर बड़ी मुश्किल जा पाए। तो आदित्यनाथ योगी के आने से तो बीजेपी घटी है उत्तर प्रदेश में, बढ़ी नहीं है। और इसी का फायदा उठाकर अमित शाह जो है दबाव की राजनीति करते हैं उनके ऊपर, लोग ऐसा कहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने योगी जी को लाकर शेर की सवारी की है। उन्होंने एक हिंदुत्व की जो उनकी सोच है, जो उनकी नीति है, उसका जो चरम को छू लिया एक भगवादारी को मुख्यमंत्री बनाकर। अब हम्म, उस चरम से लौटना इनके लिए आसान नहीं है। योगी जी हम्म, ने अपने कार्यकाल में एक अपना भी एक फॉलोअर तय किए हैं, उन्होंने अपने फॉलोअर खड़े किए हैं जो अतिवादी हिंदू हैं। उनमें हम्म, अब कई जगह तो आप जाकर स्टडी करेंगे तो मोदी से भी अच्छी छवि योगी की है
और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें घटी हैं वो मोदी की वजह से घटी हैं, और जो सीटें बची हैं वो योगी की वजह से बची हैं, उन्हीं की वजह से बची हैं। तो ऐसे में अब इनके लिए उस चरम को छू के आने के बाद एकदम लौटना अब इतना आसान नहीं है। एक भगवाधारी को देखिए, जिस तरह से उन्होंने हिंदुत्व का एक परचम पूरा देश में लहराने का जो उन्होंने एक अपना एक नीति तय की थी, उसमें उत्तर प्रदेश उनका केंद्र था। उस केंद्र में वो भगवा को लाकर, भगवाधारी को लाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने अयोध्या किया, बनारस किया, और अब तो काशी और तमाम तरह की बातें होती हैं। तो अब ऐसे में उनके लिए अब ये गले में फांस जैसी स्थिति है। अब वो ना वो खा सकते हैं ना वो उगल सकते हैं। योगी जी को अब वो अगर रिप्लेस करना चाहेंगे तो वो उनके लिए एक नई मुसीबत और आ जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी को योगी जी कुछ मुफीद साबित हुए या नहीं हुए, इसके एनालिसिस करते हैं तो वो सर पीटते हैं। क्या इसी सब को मैनेज करने के लिए 4 दिनों तक मोहन भागवत ने डेरा डाला है गोरखपुर में सर? और क्या क्या हुआ है वहां पर? देखिए पीछे से क्या क्या चीजें निकल के सामने आ रही है। देखिए, आरएसएस की एक नीति है कि वो राजनीति में स्पष्ट संदेश नहीं देती, वो इशारों इशारों में बात करती है, और सीधे संदेश भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं देती। ये बिल्कुल तय हुआ है कि आरएसएस का इकबाल जो भारतीय जनता पार्टी में हुआ करता था, वो इकबाल मोदी जी के आने के बाद कम हुआ है। आपने देखा होगा कि अयोध्या में जिस तरह से राम मंदिर में भागवत जी को एक तरह से नीचे बिठा दिया गया, तमाम मौके ऐसे आए जहां भागवत जी को एक सम्मान दिया जाना चाहिए था, मोदी जी द्वारा वो नहीं दिया गया। लेकिन तमाम वो कार्रवाई, तमाम नीतियां वही अपनाते हैं जो आरएसएस की पसंद है, चाहे वो राम मंदिर हो, 370 हो, समान नागरिक कानून हो, इस तरह की बातें तो वो वही करते हैं जो आरएसएस करती है। लेकिन जो आरएसएस को सम्मान दिया जाना चाहिए वो सम्मान नहीं मिलता। तो ऐसे में आरएसएस में जो बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो दत्तात्रेय होश बोले हों, भैया जी जोशी हों या भागवत जी हों, तो तमाम लोग, देखिए दामाद घर में अब आया है, उसका सम्मान, उसको खाना तो अच्छा परोसा जा रहा है, लेकिन सुला दिया जाए उसे बरामदे में तो वो दामाद को बुरा तो लगेगा। तो ये जिस तरह से उनके साथ उन्हें बरामदे में सुला देते हैं, वो उसका मुझे लगता है एक संदेश वो शायद देना चाहते होंगे कि अगर आप हमारे साथ इसी तरह से रहेंगे तो हमारे पास एक आदमी और तैयार है। और ये बैठकें जो हुई हैं अभी, एक उसका भी संदेश देने की कोशिश की गई होगी। लेकिन स्पष्ट संदेश, जैसे मैंने कहा कि आरएसएस देने से बचता है, और आरएसएस ने स्पष्ट संदेश भी कोई नहीं दिया, और समझदार के लिए इशारा भी काफी होता है। आपने भी बहुत बड़ी बात कह दी है कि समझदार के लिए इशारा काफी होता है। और आदि जो भूमिका आपने बनाई है कि मोहन भागवत ने जो मुलाकात की है उसमें पढ़े ही कोई भी क्लियर चीजें ना हुई हो, लेकिन साफ समझ आ रहा है कि अंदर खाने चल बहुत कुछ रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि हार के बाद जो ये जुतम बाजार शुरू हुआ है, खासकर उत्तर प्रदेश में, इसमें कौन बाजी मारता? आदित्यनाथ योगी कितने बड़े होकर उभरते हैं, उनको हटाया जाता है या नहीं हटाया जाता है? और संजीव बालियान ने संगीत सोम के रास्ते जो तमाम चीजें शुरू की हैं वो कहां तक जाती हैं? आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। और आपका भी बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।